नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सेवा से मिलती है आत्मसंतुष्टि। मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में मंगलवार को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। पहले वृद्धा आश्रम में वस्त्र वितरण, फिर वृद्धजनों को भोजन कराया गया। कार्यक्रम में संपूर्ण वर्ष सेवा करने पर निर्भय सक्सेना, मधुरिमा सक्सेना और राजेंद्र जी को माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने कहा कि सेवा से जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वह कोई और काम करने में नहीं मिलती। कार्यक्रम में संजय सक्सेना, आर.के. सक्सेना, हर्ष अग्रवाल, इंद्रदेव त्रिवेदी, गोपाल अग्रवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। शाम काल निर्भय सक्सेना के निवास पर हुई गोष्ठी में सुरेंद्र बीनू सिन्हा, इंद्रदेव त्रिवेदी जी, प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र रस्तोगी, दिनेश पवन, वेद प्रकाश कातिव, हर्ष अग्रवाल ने अपने विचार रखे और काव्य पाठ किया। यहाँ वृद्ध आश्रम में आए हैं भोजन वितरण करने वृद्धजनों को, और वस्त्र वितरण हम लोगों ने किया है अभी। और वस्त्र वितरण के अलावा यहाँ पे गर्म वस्त्रों का वितरण के अलावा मोजे के वितरण भी करेंगे। और हमेशा ही हम लोग हर महीने यहाँ पे भोजन वितरण का कार्यक्रम रखते हैं। और आज हमारे निर्भय सक्सेना जी, मधुरिमा सक्सेना जी की वैवाहिक वर्षगांठ है। राजेंद्र सक्सेना का जन्मदिन है और संजय सक्सेना यहाँ उपस्थित हैं। हर्ष अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति में यहाँ पे आज भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और आगे भी रखा जाता है। हम लोग समाज सेवा का काम करते रहते हैं। समय समय पर काफ़ी लोगों को दान पुण्य का जो काम है वो कर्तव्य अपना निभाते रहते हैं। आज इसी क्रम में मेरी शादी की वर्षगांठ के अवसर पर ये वृद्धाश्रम, जो काशी वृद्धाश्रम है, यहाँ पे हम लोग सबको भोजन वितरण करा रहे हैं और इसके साथ गर्म कपड़ों का वितरण भी किया गया। भाई राजेंद्र सक्सेना जी का जन्मदिन है, उस अवसर पर वो भी मोजों का दान कर रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं। हर्ष अग्रवाल जी, संजय जी जो काशी मंच के अध्यक्ष हैं, हर्ष अग्रवाल जी व्यापार मंडल के नेता हैं, सुरेंद्र बीनू सिन्हा, ये सब हम लोगों के साथ हैं। हम लोगों की तरफ से हमेशा ऐसे काम होते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना काल में भी हमारे क्लब के कार्यक्रमों में कोई रुकावट नहीं आई। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों के घरों में राशन पहुंचवाया। अब वृद्धाश्रम में खाने का कार्यक्रम हर महीने में 2-3 बार हो जाता है। आज निर्भय सक्सेना जी और भाभी जी मधुरिमा की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपकी तरफ से भोजन वितरण का कार्यक्रम है और भाई राजेंद्र सक्सेना जी की तरफ से मोजे वितरण का कार्यक्रम है। और भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम निरंतर करते रहेंगे। मानव सेवा क्लब की ओर से हमारे अध्यक्ष जी सुरेंद्र बीनू सिन्हा हर महीने कुछ ना कुछ इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं और ये हमारे क्लब का कभी शादियां, कभी भोजन वितरण, ये सब कार्यक्रम जारी रहता है। और ये हम लोग अपने मानव सेवा क्लब के माध्यम से इसी प्रकार लोगों की सेवा करते हैं और सेवा के जितने काम हैं सब किया करते हैं ताकि मानवता की भलाई हो सके। आज के दिन हम लोग यहाँ पर अपने भाई निर्भय साहब और राजेंद्र सक्सेना जी हमारे यहाँ पर वृद्ध लोगों को भोजन ग्रहण करा रहे हैं ताकि उनके जीवन यापन में हम लोग कुछ न कुछ सहयोग कर सकें। आभार श्रीमती मधुरिमा सक्सेना ने व्यक्त किया। कृषि बिल वापस लेने को पैनी नजर सामाजिक संस्था ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। जिला बरेली के नवाबगंज में पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कृषि बिल सरकार ने पास किया है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो पैनी नजर सामाजिक संस्था एक बड़ा आंदोलन करेगी। इसके साथ ही संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा
यह बिल किसानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसका किसान बराबर विरोध कर रहा है, जिस वजह से आज भारत का हर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सरकार किसानों के इस काले कानून को वापस नहीं ले रही है, जिसका पैनी नज़र सामाजिक संस्था पूरी तरह से सरकार की इस तानाशाही रवैया की कड़ी निंदा करती है। इसके साथ ही इस बिल को वापस लिए जाने की मांग करती है। इसी मामले में पैनी नज़र सामाजिक संस्था के सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा को एक ज्ञापन भी दिया। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं मानेगी तो पैनी नज़र सामाजिक संस्था किसानों के समर्थन में आंदोलन करेगी। सरकार पर निशाना साधते हुए पैनी नज़र के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम किसान हैं, पानी की बौछार से भी नहीं डरते और ना ही हम गोलियों की बौछार से डरते हैं। हम अपना हक लेकर रहेंगे। सरकार को चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार भारत में बनी सभी जेलों को बड़ा कर दे, क्योंकि किसान अब जेल जाने से पीछे नहीं हटेगा। इस कृषि बिल के संबंध में जो किसान धरने पर दिल्ली में बैठे हुए हैं और ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं और कई किसान की मृत्यु भी हो चुकी है, आखिर सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं लेती है और किसान की मांगों को क्यों नहीं मानती है। मैंने इस संबंध में हमारी संस्था पैनी नज़र ने ज्ञापन दिया है कि सरकार को अपना इस तानाशाही रवैया बदलना चाहिए और ये सरकार के तानाशाही लोकतंत्र को भी धूमिल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है इस समय लोकतांत्रिक सरकार नहीं है और अगर ऐसा रहा और सरकार ये कहती है कि किसान इसमें सारे किसान शामिल नहीं है, मतलब किसान सहमत हैं, बाकी किसान सहमत हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वही केवल विरोध कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक पार्टियों के कहने से विरोध कर रहे हैं, भड़काने से विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर ज़मीनी हकीकत कुछ और है, आप गांव-गांव जाकर किसानों के से उनका व्यू लीजिए तो कोई भी कृषि बिल के पक्ष में नहीं है और इस कृषि बिल का जो है खुलकर विरोध इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सरकार इतनी तानाशाह है कि किसानों के ऊपर लठ बरसाने को तैयार है। और हमारी संस्था इस चीज़ का विरोध करती है कि ये तानाशाही ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। एक दिन कब तक आप प्रशासन द्वारा लठ बरसा सकते हैं? एक दिन पूरी जनता सड़क पर होगी और लठ बरसाने वाले कम होंगे, लठ खाने वाले ज़्यादा होंगे। मैम, जानना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार उनको अनदेखा कर रहा है, सरकार अनदेखा कर रही है, क्या हो सकता है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? सरकार कब तक अनदेखा कर सकती है और अनदेखा करने से क्या समझती है सरकार की अपनी तानाशाही नीतियां पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर लागू कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन एक दिन ज्वालामुखी फूटेगा इस देश पर, अगर देश का अन्नदाता लठ खाएगा और अन्नदाता की ही मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, जब देश की पूरी जनता की पेट भरता है तो उसके लिए पूरा देश सड़क पर होगा। हाँ, सब क्या कहना चाहेंगे जो आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो कोई खालिस्तानी तो कोई पाकिस्तानी बोल रहा है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको? देखो, ये आंदोलन तो किसानों का है। ये घमंडी सरकार, अड़ियल सरकार, इसमें जो कुछ ना हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर रखकर विरोध करवाए या खालिस्तान की। बात तो ये है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान और खालिस्तान बीच में कहाँ से आ जाता है। बात यह है कि आंदोलनकारियों का मनोबल गिराने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए आंदोलन समाप्त हो जाए, इस तरह की ये देश विरोधी बातें सामने बीच में ले आते हैं ताकि लोग इस बात से ये डरने लगें। और एक वर्ग हमारा ऐसा होता है जो किसानों के हित की नहीं सोचता, वो अपने हित की सोचता है। वो सोचता है कि अब ये जो है बात खालिस्तानी पाकिस्तानी होकर यहीं पर दफन हो जाएगी। इसलिए ये मुद्दा नहीं होना चाहिए और ये गलत है। न कोई खालिस्तान का नारा देता है, न पाकिस्तान का नारा देता है। जी, आज ज्ञापन दिया है, किन मामलों को लेकर दिया है? आज का जो हमारा ज्ञापन है सरकार की तानाशाही हिटलरवादी नीतियों के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, पूंजीवादी के खिलाफ जो हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, हम उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनके साथ अपना कदम से कदम मिलाने के लिए ये ज्ञापन लेकर आए हैं माननीय महामहिम के समक्ष। और इस संदेश से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये तानाशाही का रवैया ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। हम लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। पानी की बौछारें क्या हैं? पानी में बैठकर तो हम अपना अन्न उगाते हैं, पानी में बैठकर हम अपने खेत की सिंचाई करते हैं, पानी में बैठकर हम धान की निराई करते हैं। तो पानी से हमें क्या डरा रही है सरकार? ये पानी की बौछारें क्या हैं?
हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं अपने इन शब्दों से, इस ज्ञापन से, इन भाइयों के बीच से, कि सरकार हमारे लिए गोलियां भी तैयार कर ले, हम गोलियां खाने को तैयार हैं। अब जेल भरो आंदोलन होगा, डू और डाई, टिट फॉर टैट का मामला होगा, जैसे का तैसा जवाब दिया जाएगा। अभी तो सरकार जेलों में भेजने की धमकियां दे रही है। मैं इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जेल के दरवाजे चौड़े करवा ले सरकार, गेट के दरवाजे बदलवा ले, जिससे कि जेल में जो लोग जाएं उसके लिए जगह कम ना पड़ जाए। और हमारा जो पुलिस प्रशासन है, फोर्स है, वो भी सरकार के दबाव में है। सभी जानते हैं कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये दोगली, दोरंगी और कमीनी सरकार, निकम्मी सरकार, ये मदारियों की सरकार, ये जोकरों की सरकार, ये झूठी मक्कार सरकार, ये तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी बनाकर कि कहीं खालिस्तानी है, कहीं पाकिस्तानी है। अरे हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उनका इस तरह का अपमान, शर्म नहीं आती है? कम से कम गांव का देश है भारत, जहां 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। अरे मैं इन्हीं शब्दों से पूछता हूं माननीय मोदी जी से कि आपके पिताजी कहाँ के थे? क्या मुंबई में पैदा हुए थे? किसी गांव में ही आज आपकी माताजी भी रहती हैं। मैं माननीय योगी जी से भी ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके पिताजी कहाँ के थे? आपका भी तो गाँव है, आप गाँव का, हमारा देसी गाँव का है। भारत गाँवों का देश है, किसानों का देश है। यहाँ का किसान सबसे पहले निचले श्रेणी का और आखिरी श्रेणी का व्यक्ति होता है। चूँकि हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी किसान थे, और आज जाने कितने नेता हमारे किसान आंदोलन को जो लगाए हुए हैं अपना एड़ी चोटी का जोर, वो भी कहीं इसी मिट्टी से, इसी सौंधी मिट्टी से पैदा हैं और इसी सौंधी मिट्टी की महक है। इस सौंधी मिट्टी की खुशबू मिटाने की औकात ना तो कभी किसी की थी और ना ये मोदी जी की है, ना योगी जी की है। और मैं बात करता हूँ अपने गृह मंत्री जी से कि वो फोर्स के दम पे हमारे इस आंदोलन को दबाएंगे, ये भूल जाएं। जेल के दरवाजे, मैं पुनः उसी को रिपीट करता हूँ कि और थोड़े बड़े करा लें, चौड़े करा लें, क्योंकि जनता जेल जाने के लिए आतुर है। सड़कें तो क्या, जेलों में जगह नहीं बचेगी। ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नहीं जैसे अस्थायी जेल बना ले और वो पूरा का पूरा भर जाए, उसमें जगह नहीं रहेगी। आजाद वेलफेयर सोसाइटी ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। मंगलवार को आजाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने एक निजी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया, जिसमें गरीब बेसहारा लोगों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ साथ दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। इस बारे में आजाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया। आज यहाँ पर फातिमा हॉस्पिटल में आज़ाद हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मिशन शक्ति अभियान के तहत एक हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया था, जिसमें कई महिलाओं बच्चियों का उपचार किया गया, उन्हें मेडिकल एडवाइस दी गई है। उसके अलावा मिशन शक्ति अभियान की भी जानकारी सभी महिलाओं और बच्चियों को दी गई है। हम लोगों ने मिशन शक्ति के तहत आज़ाद हेल्थवेयर सोसाइटी के उसमें आज एक कैंप ऑर्गेनाइज करा था। इसमें ज़रूरतमंद लेडीज़ को जो कि परेशान थी खाने पीने के बारे में, अपनी जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उनको उन्होंने बताया, इलाज कराया गया, उसका दवाई दी गई और आगे उनकी समुचित उनकी काउंसलिंग करी गई आगे के सेहत के लिए। कितने पेशेंट देखे गए? आज तकरीबन 150-200 पेशेंट देखे हम लोगों ने। ये कितने बजे तक कैंप चलेगा? 2 बजे 2:30 बजे तक चलेगा। मैं आज़ाद हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ मिशन शक्ति के तहत फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया था। यहाँ बीसलपुर रोड फातिमा हॉस्पिटल में यहाँ हमने फ्री कैंप लगाया था। यहाँ पर हमने करीब 150-200 पेशेंट को यहाँ देखा गया है और आगे भी ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। सरकार ने सपा के कार्यकर्ताओं से खूब उड़वाई कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां। मोदी जी देश को कोई रोजगार नहीं दे पाए, देश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए, देश को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाए। 6 वर्षों में अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ 6 वर्षों से देश में आंदोलन ही आंदोलन देखे जा रहे हैं। अब इस समय मोदी सरकार की तानाशाही के चलते देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिससे देश के नागरिकों का जनजीवन प्रभावित तो हो ही रहा है। कोरोना काल के कारण बड़ी बेरोजगारी में भी 4 चांद लग रहे हैं।
वहीं पर राजनीति की रोटियां सेकने के लिए राजनेता किसानों को अपनी हमदर्दी दिखाते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज शहर के एक नेता निकलकर सामने आए जो काफी समय से गुमनाम हो गए थे। जी हां, सपा के पूर्व विधायक शहजील इस्लाम, जो कि चुनाव हारने के बाद से पर्दे के पीछे थे। आज सरकारी मशीनरी ने पूर्व विधायक शहजील इस्लाम व सपा के पदाधिकारियों को किसानों के समर्थन में किसान यात्रा का जुलूस नहीं निकलने दिया। सपैयों को वहीं चारों ओर से घेर कर सपैयों का ज्ञापन वहीं ले लिया। हम जानना चाहते हैं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने वाले उस सरकारी मशीनरी से क्या धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और इबादत करने से ही कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन होता है? क्या किसान पर थोपा गया कृषि बिल के विरोध में इन आंदोलनों से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है? क्या इन विरोध प्रदर्शनों में हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाए होता है? क्या विरोध प्रदर्शनों में हर एक व्यक्ति सामाजिक दूरी बनाए हुए होता है? क्या सिर्फ भगवान के घर यानी के धार्मिक स्थलों से ही कोरोना वायरस का खतरा है या बढ़ावा मिल सकता है? फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर सपैयों द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई तस्वीरें देखें। इनर व्हील क्लब के पदाधिकारियों ने गरीबों को बांटे कंबल। इस समय कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, जिसकी वजह से गरीबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए कई सामाजिक संगठन गरीबों के मसीहा बनकर सड़कों पर उतर गए हैं। इसी कड़ी में इनर व्हील क्लब के पदाधिकारियों ने डीडीपुरम पर गरीबों को कंबल वितरण किए। कंबल बांट रहे क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारा संगठन पिछले काफी समय से गरीबों के हित में कार्य करता आ रहा है। इसी को देखते हुए कड़ाके की ठंड शुरू हो रही है, जिसमें हम लोगों ने गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं बरेली में आई हूँ, जो क्लब्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनकी विजिट के लिए। इस समय बरेली मरकरी ने गरीबों को ठंड में कंबल बांटे हैं, उनका वितरण हो रहा है। इनकी चार्टर प्रेसिडेंट अनीता, प्रेसिडेंट सुधा, सेक्रेटरी रचना मौजूद है हमारे साथ, और गरीबों को यहाँ कंबल बांटे जा रहे हैं क्योंकि ठंड अभी इस समय को बढ़ने वाली है। कितने कंबल बांटने का निर्णय लिया आप? 25 के करीब कंबल बांट चुके हैं, और भी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो और भी दी जाए। मेरा नाम सुधा सक्सेना है, इनर व्हील क्लब और बरेली मरकरी की मैं प्रेसिडेंट हूँ, और आज हमारी चेयरमैन आई हुई है मिसेस रुचिता शर्मा जी, और आज हम लोगों ने यहाँ प्रोजेक्ट रखा है कि कंबल बांटेंगे। वैसे तो हम रोज़ ही कुछ ना कुछ कपड़े बांट ही रहे हैं, कल भी कुदेशिया बांटे थे, अभी परसों भी बांटे थे, और आज हम मैडम अचानक आ गई, थोड़ा सा मैडम ने हमें समय दे दिया तो हम तुरंत चले आए। हमने क्या कंबल हम लोगों ने ले रखे थे, और आज हमने 25 कंबल बांटे हैं, और आगे भी हम निरंतर ऐसे ही प्रोग्राम मतलब करते ही रहेंगे, बांटते ही रहेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ मरकरी बरेली की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। आज सुबह से बहुत ठंड पड़ रही है, तो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया कंबल बांटने का, जिससे कि गरीब लोगों को कुछ हम सहायता दे सकें। मेरा नाम रचना सक्सेना है, और सभी देशवासियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज हमारे बीच में बहुत हमारे सौभाग्य की बात है कि उदिता शर्मा मैम हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी हमारे बीच में थी, और उन्होंने हमें 5-10 मिनट का जो भी समय ज़रूर दिया, जिससे कि हम उनके हाथों आज जो इतनी ठंड हो रही है तो कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। करते तो हैं, लेकिन मैम हमारे बीच में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत मोटिवेट करती हैं मैम हम लोगों को, और आगे भी हम करते रहेंगे। लगातार ठंड में कंबल बांटने या गर्म कपड़े बांटने का कार्य हमारे क्लब की तरफ से चल ही रहा है। मेरा नाम राखी वसीम है, मैं इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी की आईएसओ हूँ, और आज हमने ये प्रोजेक्ट किया है, और हमने जो गरीब लोग हैं उनको जो है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, और आगे ही ऐसे हम अब इस कार्य को आगे करते रहेंगे, और हर साल हम लोग इस कार्य को विंटर में करते ही हैं। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। 17 दिसंबर को बरेली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भोजीपुरा के एलडीको मैदान में किसान सम्मेलन करेंगे मुख्यमंत्री।
किसान बिल के विरोध में लगातार हो रहा धरना प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 दिसंबर को बरेली पहुंचेंगे। वहीं भोजीपुरा क्षेत्र के एल्डिको के मैदान पर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। बरेली मंडल के सभी गांव से मिलाकर करीब 10,000 किसानों को बुलाया सम्मेलन में जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बीच जाकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल की अच्छाइयां बताना शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन से 12 बजे त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। कड़ी सुरक्षा के घेरे में दोहना में सिद्धिविनायक के सामने एल्डिको के मैदान में ले जाया जाएगा, जहां वे किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेताओं ने सोमवार देर रात सम्मेलन के लिए कई ग्राउंड देखे। चारों जिले के भाजपा अध्यक्ष महानगर अध्यक्षों को गांव से किसानों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कि उन्हें बरेली लाया जा सके। वही कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मोदी और योगी सरकार की किसान हितैषी योजना को समझा जा सके। देर रात तक फाइनल हो पाया कार्यक्रम स्थल। मुख्यमंत्री के किसान सम्मेलन को लेकर देर रात तक भाजपा नेताओं ने कई कार्यक्रम स्थल देखे। इनमें दोनों में एल्डिको के मैदान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए फाइनल किया गया है। 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में पहुंचकर किसानों को संबोधित करेंगे। हालांकि देर रात तक उनका विधिवत कार्यक्रम नहीं आया। इस वजह से पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों को इसकी खबर नहीं लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 को दोपहर में बरेली पहुंचेंगे। किसान सम्मेलन में 10,000 किसानों को बुलाने की तैयारी है। एल्डिको के मैदान में मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पवन शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा।